अब हम चलते हैं क्वांटिटी शेड्यूल, कि क्वांटिटी शेड्यूल क्या होती है। तो अब क्वेश्चन में क्या होता है कि हम प्रोडक्शन, जैसे यहाँ से आउटपुट से कोई भी प्रोडक्शन आ रही होती है तो डायरेक्टली वही दी हुई होती है ना क्वेश्चन में। लेकिन अब प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होकर आ रहा है तो उसमें मसला क्या आता है कि जो हमारे स्टैंड यहीं से अगर देखें कि ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी है ना, इसमें डिफरेंस आ जाता है फिर। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल क्वांटिटी अगर हमारे पास दी हुई है, और इससे मैं क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी भी है 12,500, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड के थ्रू आई, जो हमने सेट किया था कि स्टैंडर्ड, वो आई 10,000, ठीक है। अब मसला क्या आ गया यहाँ पे, ये फेयर कंपैरिजन नहीं हुआ। फेयर कंपैरिजन इसलिए नहीं हुआ, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी थी ना, ये तो हम हमारे पास आ गई। स्टैंडर्ड में क्या मसला हुआ कि जो ओपनिंग वाले थे ना, उनके ऊपर तो लास्ट टाइम कॉस्ट लग चुकी थी, जब भी वो एक्चुअल में नहीं आ रहे। ओपनिंग के जो कुछ परसेंटेज पे लास्ट टाइम कॉस्ट लग चुकी हुई थी, जब भी वो एक्चुअल में नहीं आ रहे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करते हुए आए होंगे, ऐड करते हुए आए होंगे, तो आउटपुट पे लग गए। सिमिलरली क्लोजिंग यहाँ से लेस हो गए थे, लेकिन क्लोजिंग पे भी इस साल कुछ कॉस्ट तो लगी होगी ना, तो वो यहाँ पे नहीं है हमारे पास कैलकुलेटर। अब या तो हमने इसको एडजस्ट करना है या हमने इसको एडजस्ट करना है। तो उसके लिए फिर एक सोल्यूशन निकला कि भाई इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का क्या मतलब होता है, यहीं से पता चल रहा है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स वो होते हैं, यहाँ जो यूनिट्स आएंगे मटेरियल और कन्वर्जन के, वो होंगे कि जिन यूनिट्स पे अभी और कॉस्ट लगनी है। यहाँ जो यूनिट्स कैलकुलेट होंगे ना, उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब ये होगा कि इन यूनिट्स पे अभी और कॉस्ट लगनी है। तो फिर ये मसला हमारा हल हो जाएगा कि भाई ओपनिंग क्लोजिंग का सारा मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के कुछ यूनिट्स हमें दिए हुए होंगे, एज्यूम करते हैं कोई फिगर्स, 5,000 ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स हैं। अब इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई हुई होती है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होता है कि कितने ये लास्ट टाइम कंप्लीट हो चुके थे, मतलब लास्ट टाइम कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है कि कितने कितनी इनके ऊपर कॉस्ट लग चुकी थी, ठीक है, और कितनी अब लगेगी। मटेरियल की नॉर्मली कॉस्ट क्या होती है कि वो एक साथ पूरी लग जाती है, लेकिन कन्वर्जन की कॉस्ट क्या होती है कि वो ओवर द पीरियड लग रही होती है। कन्वर्जन की कॉस्ट, कन्वर्जन में क्या आता है, हमारे पास लेबर आती है और ओवरहेड्स आती है। तो लेबर का ये तो नहीं हो सकता ना कि जैसी मटेरियल डाला, पहले ही आवर्स में सारी लेबर हमने लगा दी और सारा लेबर का काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन बिल्कुल मटेरियल का हो सकता है कि हमने सारा रॉ मटेरियल डाल दिया, तो मटेरियल की जितनी मटेरियल पे जितनी कॉस्ट लगनी थी वो लग। लेकिन कन्वर्जन में ना मसला आ जाता है। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आती है, याद रखें, लेबर और ओवरहेड्स हमारे। तो इस कॉस्ट में क्या होता है कि क्योंकि ये ओवर द पीरियड लग रही होती है ना, तो इसलिए वो पूरी नहीं लगेगी 5,000 पे। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि 60% कंप्लीट है। ये 60% कंप्लीट क्या बता रहा है, ये 60% कंप्लीट हमें ये बता रहा है कि इस 5,000 यूनिट्स पे 60% जो है ना, वो लास्ट टाइम कॉस्ट, मतलब लास्ट टाइम का मतलब लास्ट पीरियड पे कॉस्ट लग चुकी हुई है, ठीक है। मटेरियल तो पूरी लग चुकी हुई है कन्वर्जन के हिसाब से। कन्वर्जन के हिसाब से इस पे 60% लास्ट टाइम लग चुकी है। तो अब जब हम इसको ईपी में रखेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, तो 60% तो लास्ट टाइम लग चुकी है, तो अब कितना रखेंगे। अब ऑब्वियसली इसको हम 40% इसके ऊपर वो कॉस्ट लगाएंगे। क्यों, 60% तो इस पे लास्ट टाइम लग चुकी थी, 40% रिमेनिंग थे, उसके ऊपर हमने कन्वर्जन की कॉस्ट लगा दी। यहाँ पे मटेरियल की इस पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। मटेरियल की इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि मटेरियल की एक साथ ही लास्ट पीरियड में लग चुकी है। कन्वर्जन की क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगती है, इसलिए जो 40% बचे हुए होंगे वो इन पे और कॉस्ट लग जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे यही ओपनिंग के 5,000 यूनिट्स रखूँ, तो इनको 40% कॉस्ट लग जाएगी, तो अमाउंट आ जाएगी 5,000 इंटू 40%। 2,000 यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिन पे अभी और कॉस्ट लगनी है, ठीक है। 5,000 में से 2,000 वो हैं जिन पे अभी और कॉस्ट लगनी है कन्वर्जन की। 3,000 पे लास्ट टाइम लग चुकी है। अच्छा, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस हो गया। फिर होते हैं इनपुट के यूनिट्स। इनपुट के यूनिट्स वो होते हैं जो इस पीरियड में हमने रॉ मटेरियल और डाला वर्किंग प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल वो है, हमने जो और रॉ मटेरियल डाला वो है 15,000 का, 15,000 का। अब मुझे ये बताएं कि इस 15,000 पे पूरी मटेरियल भी लगनी है और पूरी कन्वर्जन कॉस्ट भी लगनी है, ठीक है। जितना टाइम ये पीरियड रहेंगे उतनी इसमें से कॉस्ट लग जाएगी। अब अब क्या हुआ, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस,
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 6,000। ठीक है, और ये हैं फॉर एग्जांपल 60 नहीं, इसको कर लेते हैं 80% कम्प्लीट। अब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स क्या बता रहे हैं कि जो हमने हमारे पास ओपनिंग था और जो हमने और यूनिट्स डाले थे उनको हमने वर्क इन प्रोसेस में डाला, उसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी उन यूनिट्स पे ना। प्रोडक्शन हुई 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 हुई। अब क्या हुआ, पीरियड एंड हुआ और जितने यूनिट्स बन गए थे ना वो आगे फिनिश गुड्स में चले गए और कुछ बच गए, कुछ वर्क इन प्रोसेस में ही बच गए, तो वो 6,000 बच गए। तो अब इसमें देखना है कि इन 6,000 पे मटेरियल की तो पूरी 100% कॉस्ट लग गई होगी। क्यों? जैसे कि पहले हमने देखा कि मटेरियल तो जैसे ही हम डालते हैं रॉ मटेरियल वो उसी वक्त लग जाता है ना, उसकी कॉस्ट लग जाती है, लेकिन कन्वर्जन की ओवर द पीरियड लगती है। तो हमने जब कन्वर्जन के हिसाब से देखा ना, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन मैंने सारी कन्वर्जन की रखी है, तो जब हमने कन्वर्जन के हिसाब से देखा तो उसके ऊपर 80% कन्वर्जन की कॉस्ट लग चुकी थी, 20% नहीं लगी थी। तो अभी यहाँ पे अगर मैं क्लोजिंग के यूनिट्स रखूँ जो कि है 6,000, ठीक है, मटेरियल पे देखा जाए तो इस पे अभी 100% और कॉस्ट लगनी है, क्योंकि ये इस पीरियड की थी ना, तो मटेरियल पे तो पूरी लग जाएगी 100%। और कन्वर्जन के हिसाब से देखा जाए तो कन्वर्जन पे सिर्फ 80% लगेगी। क्यों? 80% इस पर कॉस्ट लगी और बस ये फिर इसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में चले गए, बाकी सारे यूनिट्स आगे चले गए जिन पे और 100% लग चुकी थी, लेकिन ये यूनिट्स अलग हो गए 6,000 वाले। तो मटेरियल पे तो 6,000 की पूरी 100% है और कन्वर्जन पे 6,000 की सिर्फ 80% कॉस्ट अभी और लगनी है। तो इस तरीके से क्या है क्लोजिंग। अब ये जो 15,000 थे स्टार्टेड एंड completed वाले या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी अगर इसको बोलें, 15,000 में से 5,000 तो हमने ओपनिंग वाले हैं तो इसको अलग कर लेते हैं, और 10,000 पे पूरी 100% अभी और कॉस्ट लगनी है। इन 10,000 पे पूरी अभी मटेरियल पे भी 100% लगनी है और कन्वर्जन पे भी 100% लगनी है। ठीक हो गया। अब और आगे चलते हैं। अब क्या होता है, कंपनी जो है, कंपनी एक स्टैंडर्ड सेट कर लेती है कि भाई नॉर्मल लॉस भी हुआ करेगा। जाहिर सी बात है, हर सब चीजें एक्यूरेट तो नहीं चल रही होती, कुछ नॉर्मल लॉसेस भी होते हैं। तो नॉर्मल लॉस उन्होंने एज्यूम किया हुआ है कि 7% का नॉर्मल लॉस हुआ करेगा। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल लॉस किस वक्त कंपनी को पता चलता है कि भाई हो गया अब नॉर्मल लॉस? तो उसके लिए भी एक इंस्पेक्शन स्टेज जो है ना, कंपनी डिसाइड कर लेती है, स्टैंडर्ड बना लेती है कि भाई इस टाइम पे या इस पीरियड पे हम जाके चेक करेंगे। एक क्वालिटी की टीम जाएगी, वो चेक करेगी कि भाई अब हम चेक करते हैं कि कितना हमें अभी तक लॉस हो गया। तो वो इंस्पेक्शन स्टेज एक सेट कर लेते हैं, हमने सेट करा फॉर एग्जाम्पल 75%। ठीक है, अब जब भी जब भी प्रोडक्ट अपना 75% तक पहुंच चुका होगा ना, वर्क इन प्रोसेस के ऊपर हो चुका होगा, तो एक क्वालिटी की टीम जाएगी, वो चेक करेगी कि कितना चीजें खराब हो गई हैं, उनको अलग कर देगी। कब कब जाएगी? जब 75% तक स्टेज ऑफ कंप्लीशन हुई भी होगी। हमारी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कितनी हमने रखी? 75%। तो अब इस 75% पे जाके वो चेक करेगी इंस्पेक्टेड यूनिट्स। अब ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं वो देख लेते हैं। इंस्पेक्टेड यूनिट्स में अगर इस स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन और स्टेज ऑफ कंप्लीशन को कंपेयर किया जाता है, अब ये 75 है और ये 60 है, मतलब इनके ऊपर ओपनिंग पे तो अभी और कॉस्ट लगनी है। ठीक है, ओपनिंग यूनिट्स पे 5,000 यूनिट्स पे कॉस्ट बोल रहा हूँ, ये अभी इंस्पेक्ट होने हैं, क्योंकि 60% स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ना, ये अभी इंस्पेक्ट होने हैं। ठीक है, और जो इनपुट वाले हैं वो तो कम्प्लीटली इंस्पेक्ट होने हैं। क्लोजिंग का अगर देखें तो क्लोजिंग की हमारे पास कितनी थी? क्लोजिंग है 80%। मतलब वो अगर इंस्पेक्टेड यूनिट्स हम कैलकुलेट करें तो इंस्पेक्शन स्टेज थी 75%। जब हम 75% स्टेज हुई, जब हुआ तो जाके चेक किया वहां पे ओपनिंग के पड़े हुए थे, अभी 60% कंप्लीट हुए हुए थे, पड़े हुए थे, तो ये तो इंस्पेक्ट होंगे। लेकिन ये क्लोजिंग वाले ऑलरेडी निकल चुके हुए हैं, आगे जा चुके हुए हैं इंस्पेक्शन स्टेज से, तो ये नहीं होंगे। और 15,000 तो पूरे इंस्पेक्ट होंगे। तो हमारे इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने आ गए यहाँ से अगर हम देखें, तो एक तो 5,000 वाले
और एक 15,000 वाले। 6,000 वाले नहीं आएंगे, क्लोजिंग वाले नहीं आएंगे, वो 80% है उनकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये हमारे पास इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ गए। अब लॉसेस, नॉर्मल लॉस जो होता है ना, वो नॉर्मली इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लग रहा होता है जो कि हमने फाइंड कर लिए। तो अब ये जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स आए हैं 20,000 के, इसके ऊपर 7% का हमारे पास लॉस है। तो लॉस हमने निकाल लिया। ठीक है। अब आउटपुट के यूनिट्स, आउटपुट कौन से यूनिट्स होते हैं जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि वर्क इन प्रोसेस में ओपनिंग आया, इनपुट डाला, क्लोजिंग चले गए, नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस से गेन हो गया, जो बच गए वो जाहिर सी बात है वो फिनिश गुड्स में चले जाएंगे। ठीक है, जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगी। तो जो आउटपुट के यूनिट्स हैं वो हमारे पास एज्यूम, सारी फिगर्स हम एज्यूम पे चल रहे हैं, तो वो आए हैं फॉर एग्जांपल 10, 2, 6, 5, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग अमाउंट जो होगी वो देखते हैं कि लॉस क्या आ रही है या गेन क्या आ रही है, एबनॉर्मल। ये कैसे आएगी, ये बैलेंसिंग अमाउंट होगी। तो -2,335, इसका मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या चीज़ होती है? एबनॉर्मल लॉस जो कि एक कंपनी नॉर्मल, जो लॉस एक स्टैंडर्ड तैयार करती है, अब इससे ऊपर अगर और लॉस हो जाएगा ना, जो स्टैंडर्ड तैयार किया था 7% का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रखा है 7% का स्टैंडर्ड तैयार किया था, अब इस 7% से जितना ऊपर और लॉस हो रहा होगा ना, वो हमारा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। तो इसमें क्वांटिटी शेड्यूल में हमने क्या क्या बनाना सीखा उसको देख लेते हैं। हमने पहले देखा कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आए, जो कि लास्ट टाइम जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन अपने लेके आए वो 60% थी। ठीक है। तो इसका मतलब 60% इनके ऊपर कॉस्ट लग चुकी हुई है, 40% हमने और लगानी है। फिर इनपुट हमने डाला 15,000 यूनिट्स, क्लोजिंग थे 6,000 यूनिट्स जो कि 80% कम्प्लीट, मतलब इनके ऊपर 80% कम्प्लीट कन्वर्जन की कॉस्ट लग चुकी हुई है, और फिर ये आउट हुए। फिर नॉर्मल लॉस स्टैंडर्ड था एक कंपनी ने सेट किया हुआ 7% का, वो हमने इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाले, उसके ऊपर नॉर्मल लॉस लगा दिया। आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स के यूनिट्स हमने सेट किए, ये इतने हमारे कंप्लीट हो गए थे। और बैलेंसिंग अमाउंट हमने चेक करी तो वो लॉस क्या आ रही थी, लॉस नॉर्मल लॉस का क्या मतलब कि नॉर्मल लॉस से जितना भी ऊपर ज्यादा लॉस हो रहा है हमारे पास, वो सारा का सारा नॉर्मल लॉस में चले जाएगा। तो इस तरीके से क्वांटिटी शेड्यूल बन जाएगा। तो हमने क्वांटिटी शेड्यूल भी सीख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वांटिटी शेड्यूल के साथ हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी सीख लिया, बस इसमें एबनॉर्मल लॉस रह गया था। कैसे आई सारी चीजें दोबारा देखते हैं एक मरतबा। 5,000 ओपनिंग के यूनिट्स थे जो कि लास्ट टाइम तक 60% कम्प्लीट थे, इसका मतलब 40% ओवर कॉस्ट लगनी है, तो 40% हमने इसके ऊपर ओवर कॉस्ट लगा दी। 10,000 कैसे आए? 15,000 स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड वाले थे, उसमें से ओपनिंग वाले 5,000 थे, वो हमने अलग कर लिए। और बाकी जितने भी बचे 10,000 के, उसके ऊपर हमने सारी अभी मटेरियल पे कॉस्ट करनी है। क्लोजिंग के थे 6,000 यूनिट्स जो कि 80% कम्प्लीट हैं, तो मटेरियल पे तो पूरे 100% कम्प्लीट है, लेकिन कन्वर्जन पे स्टेट 80% है। ये जितनी भी मैंने कन्वर्जन स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखी हुई है, ये सारी किसके हिसाब से? कन्वर्जन के हिसाब से। मटेरियल के हिसाब से यही एज्यूम है कि ये 100% लग चुकी है। तो मटेरियल पे 6,000 की कॉस्ट पूरी 100, मतलब इन यूनिट्स पूरे 6,000 यूनिट्स पे लगेगी, और 80% यूनिट्स पे कन्वर्जन पे कॉस्ट लगेगी। एब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं? 2,335। ठीक है। इसकी ये भी मटेरियल पे 100% लग चुके हुए हैं, और कन्वर्जन पे कितने लगेंगे? तो एबनॉर्मल लॉस की जो ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होती है ना, ये क्या है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। वो हम यही वाली रखते हैं, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन वाली, क्योंकि ये पता कब चलते हैं जाके एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस, जब इंस्पेक्शन होता है हमारा। तो इतने परसेंट स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है, मतलब इतने परसेंट तक एबनॉर्मल लॉस पे अभी तक कॉस्ट लगनी है। तो अगर मैं यहाँ लिख लूँ कि भाई मटेरियल पे तो 100% इसके ऊपर यूनिट्स पे लगनी है, और कन्वर्जन पे 75% लगनी है। तो इस पे पूरा 100%, मतलब 2,335 सारे के सारे यूनिट्स, और इसका 75% यूनिट्स लगनी है। तो पॉइंट से हटा देते हैं इसको। तो अब हम टोटल सम कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, सारे यूनिट्स को ऐड कर लिया। अब अब हमें एक्चुअल प्रोडक्शन अपनी मिल गई कि भाई इतने मटेरियल की यूनिट्स हैं जिनके ऊपर और कॉस्ट लगनी है, मटेरियल की और कॉस्ट लगनी है इन यूनिट्स पे, और इतने यूनिट्स पे कन्वर्जन की अभी और कॉस्ट लगनी है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स भी बन गया। तो
हमारा ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम चलते हैं कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है।